अगला टॉपिक है अपना संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया इसका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको योगशील अभिक्रिया भी कह सकते हैं। योगशील अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक रिएक्शन, यानी इन नामों से ये आपको पूछी जा सकती है। संयुग्मन में देखो युग्म यानी कि इस ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। ये दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील या योगात्मक, यानी योग होना, योग दो का हो रहा है, तीन का हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण अपन देखें, कार्बन का दहन, इसमें कार्बन सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, हमेशा दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या बना अपना? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ तो क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा उदाहरण है CaO प्लस H2O। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया अगर मैं जल से करवाता हूं, H2O क्या बोलते हैं अपन? जल से करवाते हैं तो क्या बनता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल मिल गया। ये चूना होता क्या है? जो अपन कलर प्लास्टर करते हैं, घर के अंदर कलर करते हैं, रंग करते हैं, तो वो क्या होता है? उसको अपन कली या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसके अंदर जल मिला के उसको छोड़ते हैं और वो फिर ठंडा हो जाता है, उसमें से भाप निकलती है, तो वो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे Ca ये रहा। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन यहाँ की इसके साथ जुड़ जाती है तो क्या बन गया? OH2। ये अपन ने चौथे पाठ में उसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये उदाहरण आपको याद रखनी है। प्रत्येक अभिक्रिया आपको डायरेक्ट पूछता है वो 10वीं क्लास में कि संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण लिखिए। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो लिख सकते हो, ऐसी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक आपस में संयोग कर आपस में
संयोग कर यानी जुड़कर आपस में संयोग कर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। यह आप उदाहरण और ये सब चीजें नोट कीजिए आप। इसके पश्चात अगली है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया कैसी है? दूसरी है अपघटनीय अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसके अंदर क्या होता है? कोई एक अभिकारक टूट करके क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी उसकी विपरीत है वियोजन यानी टूटना, अपघटन यानी भी क्या होता है? टूटना। तो एक अभिकारक या क्रियाकारक टूट करके क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यह विद्युत धारा की उपस्थिति में हो सकती है, विद्युत धारा के कारण हो सकता है, टूट सकता है, या फिर ऊष्मा के कारण, या फिर प्रकाश के कारण। किसी कारण विद्युत धारा से इसको तोड़ सकते हैं, क्रियाकारक को ऊष्मा प्रभावित करके तोड़ सकते हैं, या प्रकाश की उपस्थिति में यह टूट सकता है, जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। इसके आगे अपन करें, इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, उसी की तरह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक या क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है, वह क्या कहलाती है? वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। यह वियोजन कितने प्रकार से होता है? यह अपघटन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होती है। यह 3 प्रकार से संपन्न होती है, पहला है विद्युत धारा अपघटन। दूसरा है ऊष्मीय अपघटन, तीसरा है प्रकाश द्वारा अपघटन बोल लो या वियोजन बोल लो। अब इनका एक उदाहरण अपने को याद रखना जरूरी है। उदाहरण करेंगे, जैसे इसका उदाहरण होगा 2NaCl
सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड। इसका विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होगा तो किसमें टूट जाएगा, ये सोडियम है वो अलग हो जाएगा 2Na प्लस और क्या बन जाएगा Cl2, क्या बन गया Cl2, एक गैस होगी बाहर निकल। इसमें एनोड और कैथोड पे जाके ये जुड़ जाते हैं, इसमें एनोड और कैथोड काम में आते हैं, एनोड एवं कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं विद्युत धारा के अंदर, ये अपन अन्य पाठ में है, आपने आगे पढ़ेंगे। कैथोड पर एनोड एवं कैथोड पर उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद मिलते हैं। एनोड को क्या बोलते हैं, प्लस धनात्मक इलेक्ट्रोड, और ये क्या होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। आपको ये आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो 2NaCl विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट गया तो ये धातु अलग इलेक्ट्रोड पे चलेगी और ये Cl2 अलग पे, तो एनोड और कैथोड पे जाके उत्पाद प्राप्त हो गया। वैसे जल का गठन भी इसी के द्वारा होता है। अपन बात करें, एक एक उदाहरण आपके काफी है। उसमें अपघटन में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट में मैं क्या मिलाऊंगा, इसको मैं गर्म करता हूं क्योंकि एक अभिकारक टूट करके के दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ये किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 में, किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में। जब इसको गर्म करते हैं CaCO3 को, तो CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है, जो दो उत्पाद बनते हैं CaO प्लस CO2। तीसरा बात करते हैं HBr, इसका प्रकाश द्वारा अपघटन। तो प्रकाश द्वारा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं। इसका अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश का ये सिंबल है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसका अपघटन, वियोजन। तो ये किसमें टूटता है, इसके दो अणु काम में लेते हैं, तो ये किसमें टूटता है, Br2 प्लस H2, Br2 प्लस H2 में, यानी ब्रोमीन और हाइड्रोजन में यह टूट जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश द्वारा अपघटन। अपन इसमें लगभग वही चीजें करवा रहे हैं। इतना लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कक्षा 10 का सिलेबस अकॉर्डिंग चले और उन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए सीखने के लिए, जहां पर अध्यापक भी नहीं है और अध्यापक भी हैं, तो वहां भी अगर वो अपनी इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब आगे एक है अगले अभिक्रिया पढ़ने, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको एक सक्रियता श्रेणी बताता हूं। सक्रियता श्रेणी, क्योंकि ये अगर सक्रियता श्रेणी आपको पता है तो आपको ध्यान रख जाएगा कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अभी आप क्वेश्चन भी करेंगे जब आपको पता लगेगा।
तो सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इनके नाम अपन आवर्त सारणी वाला पाठ है उसके अंदर करेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा, मरकरी इसको बोलते हैं, पारा या मरकरी, Hg, कॉपर, Hg, सिल्वर, Ag, अर्जेंटम सिल्वर, Ag किसका है? सिल्वर का। Au, गोल्ड यानी सोना। ये इसकी सक्रियता है, यानी कि सबसे, इसको मैं नाम लिख दूं पोटेशियम। आप इसकी एक बार ट्रिक लिख लें ताकि आप इसको भूलें नहीं। आप इसकी एक बार ट्रिक लिख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। और मैं इसका नाम भी लिखा देता हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके अलावा जिंक, फेरस यानी लोहा, लेड, पीबी यानी लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, Hg पारा, मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं, इसको सिल्वर, ये है सोना। इसको याद करने के लिए इसको ऐसे ही याद रखें आप, पोशाक, मांगे, पोशाक, पो से पोटेशियम, सा से सोडियम, कै से कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, पोशाक मांगे, जिन्स जब हम पहनते हैं, जिन्स से जिंक, जिन्स फेयर पंजाबी है, फेयर यानी फेरस, पंजाबी है, पंजाबी, पंजाबी से याद रखना पीबी, पीबी यानी लेड, है ऐसे हाइड्रोजन। पोशाक मांगे, जिन्स फेयर पंजाबी है, क्यों, क्यों, सी यू से क्यों, होगी, Hg, होगी, आग, क्यों होगी आग, और भी कर सकते हैं आप, या फिर औरत भी कर सकते हैं। पोशाक मांगे, जिन्स फेयर पंजाबी है, क्यों होगी आग, औरत, औरत में भी AU से शुरू होता है। तो इस प्रकार इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम। अब इसकी बात करते हैं क्रियाशीलता की। जो ऊपर से अपन नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो वो नीचे जो वाला तत्व है वो कम क्रियाशील है। कैसा है? कम क्रियाशील। और ऊपर वाला जो तत्व है, इनमें ऊपर वाला जो तत्व है वो अधिक क्रियाशील है, नीचे वाले से अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील यानी अधिक एक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। मैं पूछूं सोडियम या पोटेशियम में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो आप बता सकते हो पोटेशियम। मैं पूछूं फेरस और मैग्नीशियम में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो मैग्नीशियम, ऊपर वाला। इस श्रेणी को ऐसी क्रम में आपको याद रखना है ताकि अपन इसके माध्यम से आगे क्वेश्चन भी कर सकें। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, और इसको ऐसे कैसा नोट डाउन करें, फिर अपन अगली रिएक्शन करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार यहां से। अगली अभिक्रिया है अपनी विस्थापन अभिक्रिया।
कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। परिभाषा में वह राशि है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सैंपल बताता हूं। ये कोई दो तत्व है जो आपस में, दो परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए, तो इनको कोई अधिक क्रियाशील जो तत्व है ना, ये मान लो कि अधिक क्रियाशील है, तो इन दोनों के बंध को तोड़ेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं परमाणु। यह जो अलग अभिकारक है, अलग अभिकारक का परमाणु है, ये जाकर के इन दोनों को तोड़ेगा। इन दोनों को टूटने के बाद में ये इनमें से एक के साथ जुड़ जाएगा। ये किसके साथ? एक इनमें से एक के साथ जुड़ जाएगा, तो ये खुद अपना बंध बना लेगा और इनमें से जो एक बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, विस्थापित कर देता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आप इसमें लिख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील अभिकारक के परमाणु, अभिकारक, क्योंकि अभिकारक यहां जो काम में ले रहे हैं वो सभी अभिकारक है, अभिकारक का परमाणु कम क्रियाशील अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरा जो अभिकारक है उसके किसी परमाणु को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसमें पहले से बने हुए बंध, ये पहले से बना हुआ बंध है, तो इसमें पहले से बने हुए बंध टूटते हैं। पहले से बने हुए बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। आप इसकी परिभाषा और ये सभी बातें जरूर लिखेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास में आपको परिभाषा में पूछता है और एक बार देखने से याद नहीं रहेगी, आप लिखोगे जब ये याद रहेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। जब इसमें नए बंध बनते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें अपन, जैसे उदाहरण की बात करते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसकी अभिक्रिया में अगर जिंक से करवाता है तो क्या बनता है? कई बार आपकी क्वेश्चन ऐसा आ गया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, आगे का खाली छोड़ देते हैं वो कि आप उसकी पूर्ति करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट और जिंक हैं दोनों धातु में, कहां सक्रियता से रहने आपके दिमाग में आएगी। तो कॉपर देखो कहां पर है, कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ? जिंक। कॉपर कहां है? नीचे। ये क्या हुआ? कम क्रियाशील, यानी कि ये क्या करेगा? इस बंध को तोड़ेगा। और इसका जो धातु हमेशा क्या होती है? धनावेश होता है। धातु के ऊपर क्या होता है? धनावेश। ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है। सल्फेट क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो ये जिंक इसको तोड़ेगा, तो हमेशा धनावेश किससे जुड़ेगा? ऋणावेश से जुड़ेगा। तो इसका जो ऋणावेश है वो क्या है? SO4।
तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको हटा देगा, अपने साथ इसको जोड़ देगा और इसको बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर कहां निकल गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या बना, जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार देखो आप, अधिक क्रियाशील जो तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देता है और नए बंधों का निर्माण कर लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ZnSO4 प्लस Cu क्या बनेगा, यह रिएक्शन नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद बोर्ड में कि इधर ZnSO4 प्लस Cu दे दिया तो आपको पूछेगा क्या बनेगा, तो इसमें कुछ भी उत्पाद नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, जिंक, और जिंक के साथ ये बंध बना हुआ है इसका एस सल्फेट का। तो ये कॉपर जो कम क्रियाशील है ये जिंक को हटा नहीं सकता, कम क्रियाशील उसको नहीं हटा सकता। जैसे गांव के अंदर जो पैसे वाले हैं या फिर कोई ताकतवर लोग हैं वो गरीब को वहां से हटा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी किसी ताकतवर को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। हालांकि अब कानून है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि कॉपर इसको नहीं हटा सकता। इस प्रकार आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर अपन अगली द्वितीय स्थापना क्रिया भी करेंगे। बात करते हैं द्वितीय विस्थापन क्रिया। चौथी अपनी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, विस्थापन तो होगा लेकिन दो का, जैसे ये दो जुड़े हुए हैं, ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाएंगे, ये इसका बंध टूटेगा, इसका बंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इस वाला जो प्लस का है वो किससे जुड़ेगा, इसके माइनस से, और इस परमाणु का ये किससे जुड़ेगा, इससे। तो आगे जाके रिएक्शन हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया ये चीज जो बात है ये सभी के अंदर है, जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित होकर पुनः नए बंधों का निर्माण करते हैं, पुनः नए बंधों का निर्माण करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापित तो हो जाते हैं और नए बंधों का निर्माण करते हैं, जिससे नए बंधों का या नए यौगिक का निर्माण भी करते हैं। इसको अपन देखें आगे। जैसे AgNO3 इसकी अभिक्रिया में KCl से करवाते हैं। AgNO3 की अभिक्रिया किससे करवाई, KCl से। सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट की विक्रिया में पोटेशियम क्लोराइड से करवाता हूं। किससे? के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की से मैं किसके विक्रिया करता हूं? सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, तो अब क्या होगा? द्विविस्थापन विक्रिया, क्योंकि दोनों, यहां कोई सिंगल धातु नहीं है, ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। पोटेशियम क्लोराइड, इस अभिकारक के जो परमाणु हैं, इसको देखो आप बीच में से, इसका पहले जो लिखा जाता है धनावेश लिखा जाता है, फिर ऋणावेश। इसका पहला धनावेश, ये ऋणावेश। ये लगभग धातु होती है, धातुएं धनावेश होती हैं जो शुरू में लिखी जाती हैं। अब इसका जो धनावेश है वो किससे जुड़ेगा? इससे। और ये जो ऋणावेश, इसका जो धनावेश है वो किससे जुड़ेगा? इसके ऋणावेश से। समझ में आ गई बात? इसमें सक्रियता श्रेणी वाला वो विस्थापन विक्रिया में ध्यान रखना। बाकी इसमें अगर दो तत्व आपको दे रखे हैं, दो यौगिक आपको दे रखे हैं, तो इसमें क्या होता है? इसका धनावेश इसके ऋणावेश से जुड़ेगा, इसका धनावेश इसके ऋणावेश से जुड़ेगा। क्या बनेगा? AgCl प्लस KNO3 सिल्वर क्लोराइड बन गया। इसके अलावा क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बना। पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है आपकी, और विस्थापन अभिक्रिया भी। आप इसको नोट डाउन कर लें। अगली क्लास में इससे आगे का जो पार्ट आपका है, जो टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे। आप जब तक इनका रिवीजन करें, इनको कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, जल्दी आपके आगे हाजिर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।